हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का पार्ट 3। इससे पहले वाले दो पार्ट जो है उसमें आधा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है आपको, तो आप वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सेव है। ओके, तो हमने यहाँ देखा था इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी के बारे में समझा था। ओके, फिर उसके बाद में हमने जो इलेक्शन सिस्टम इंडिया में है उसके बारे में जाना था, है ना? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बारे में भी हमने समझा था, जो कि इज़राइल एंड नीदरलैंड में होता है ना? तो फिर उसके बाद में हमने ये डिफरेंस भी देखा था इसका, और पीआर सिस्टम के बारे में सब समझा था। और एफपीटीपी जो सिस्टम है वो इंडिया में ही क्यों अडॉप्ट किया गया, है ना? कोई और सिस्टम भी ले सकते थे हम इलेक्शन का, पर एफपीटीपी सिस्टम ही हमारे इंडिया में इसको अडॉप्ट किया गया। फिर रिजर्वेशन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। फिर वुमेन्स के रिजर्वेशन के बारे में भी हमने समझा था, है ना? ओके, तो ये रिजर्वेशन जो है फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया, और अभी जो है ये 2030 तक जो है फिक्स कर दिया गया है रिजर्वेशन, है ना? फिर उसके बाद में हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होते हैं किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं वो सारी चीजें समझी थी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज देखा, वोटिंग राइट है, सभी लोगों के पास में अधिकार है कि वो वोट दे सकें, है ना? राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन में खड़े होने का भी अधिकार है सभी लोगों के पास में। ठीक है, अभी देखेंगे हम इलेक्शन कमीशन के बारे में। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 15 में दिया गया है। ठीक है, पार्ट 15 में इसके बारे में लिखा हुआ है, आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक। ओके, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, किसके? पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा। ओके, स्टेट लेजिस्लेचर के, जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आती है जो कि हर स्टेट के पास में है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि अभी सिक्स स्टेट के पास में बस है। ओके, और फिर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो इनके इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं, वो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। जब भी पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, फिर उसके बाद में स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है सेटअप किया गया, ताकि हर स्टेट में जो है इलेक्शन कंडक्ट करवा सकें जो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, कई सारे एफर्ट लगाए गए ताकि इंडिया में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। पहले के टाइम पर तो बहुत ही ज्यादा करप्शन हुआ करता था ना, जो पोस्टल बैलेट सिस्टम चला करता था, इसमें पर्ची डाल देते थे डिब्बे में, और फिर जिसके इनाम की सबसे ज़्यादा होती थी वो जीत जाता था। तो आपने देखा होगा, अगर पुरानी कोई मूवी देखी होगी, तो ये डिब्बा ही गायब कर देते थे लोग, है ना? इसमें सारी जो है गुंडे हुआ करते थे, वो जो जिसको जितवाना होता था उसी के नाम की सारी पर्चियाँ डाल देते थे। पहले ऐसा सिस्टम चलता था, है ना? अब तो सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ है, और इंटरनेट का भी सब है, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और अब तो ईवीएम भी यूज़ होता है ना? तो जो क्रिएशन किया गया हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का, ताकि वो सुपरवाइज कर सके और इलेक्शन कंडक्ट करवा सके, है ना? तो इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। देखो ना, इतना बड़ा देश है, इतने सारे मतलब इलेक्शन कंडक्ट करवाना, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, इसमें से कितनी सारी जो है अडल्ट पॉपुलेशन है जो कि वोट देती है ना? और हर साल नए नए वोटर्स ऐड होते जाते हैं, क्योंकि 18 साल एज हुई तो वो सारे यंग लोग जो है वोट देने का अधिकार रखते हैं। तो इन सबको जो है, सबके इलेक्शन जब होते हैं, तो इलेक्शन में इनका पार्टिसिपेशन होता है। तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में इलेक्शन कंडक्ट कंडक्ट करवाना कोई छोटा टास्क नहीं होता है ना? तो एक इलेक्शन कमीशन जो कि इंडिपेंडेंट हो, किसी के दबाव में ना आए, ऐसा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर इलेक्शन में ही फ्रॉड होने लगेगा तो डेमोक्रेसी किस बात की रहेगी फिर, है ना? तो इलेक्शन कंडक्ट करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि फ्री एंड फेयर हो। तो कई सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो है एब्सेंस है इंडिपेंडेंट मैकेनिज़्म का फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। अफ्रीका में भी होते हैं, ठीक है? लीडर्स वहाँ के जो होते हैं, जो पावर में आ जाता है, वो पावर छोड़ने की चाहता ही नहीं है, तो वो लोग अपने फेवर में करवा लेते हैं इलेक्शन, है ना? तो आर्टिकल 324 में दिया हुआ है, सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, जिसमें सभी वोटर्स के नाम होते हैं। कंडक्ट करना ऑल इलेक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, एंड इलेक्शंस ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जो है, अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी वेस्टेड टू बी द कमीशन। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन का काम दिया गया है, ठीक है ये।
तो मतलब कि अभी जो हमने आपको बताया ना, इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं जो प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, पार्लियामेंट के, तो यही उनका बताया है कि इलेक्शन कमीशन ये काम करते हैं। तो आर्टिकल 324 से जो इलेक्शन कमीशन को पावर मिलती है। आर्टिकल 324 जो है संविधान का, वो प्रोवाइड करता है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो हमारे देश में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उस 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं और 2 इलेक्शन कमीशंस होते हैं, ठीक है? तो सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल करना ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट करना इलेक्शन इंडिया में, ठीक है? पूरा सुपरिटेंडेंट करते हैं, इनके अंदर जो है सबके सब आ जाते हैं, पूरी इलेक्शन मशीनरी आ जाती है, बहुत बड़ा। आपने अगर गए होगे अपने पेरेंट्स के साथ भी, या इलेक्शन में जब वोटिंग होती है, तो वोट डालने जब जाते हैं लोग, तो वहाँ पर ना आप देखोगे पुलिस भी होती है, सारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी होती हैं, है ना? और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनका भी रोल होता है, वो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, तो बहुत बड़ी मशीनरी आ जाती है। जो सारे टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के, उनको ड्यूटी पे लगाया जाता है, तो सारा काम जो है उनके कंट्रोल में किसके रहता है ये? इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में रहता है ये सब। वो डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है? तो यही वर्ड्स जो है संविधान में लिखे गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इलेक्शन कमीशन को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल देते हैं कि वो इलेक्शन से रिलेटेड चीजें कर सके, है ना? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी माना है ना, कि इलेक्शन कमीशन जो इंटरप्रिटेशन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बताया है इनके बारे में, वो तो असिस्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को असिस्ट करने वाले जो हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं हर स्टेट में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नीचे आ जाते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स। इलेक्शन कमीशन जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी के, जो इलेक्शन होते हैं ना पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं अलग से। इनके बारे में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन कमीशंस के बारे में बाद में पढ़ेंगे हम चैप्टर में, जो कि इंडिपेंडेंटली कंडक्ट करवाते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड जो है अपने अपने स्पेयर में काम करते हैं। जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है अपने स्टेट के अंदर जो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी है, उनके इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल हमने आपको बता ही दिया। ओके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं, एक सिंगल मेंबर बॉडी भी हो सकती है और मल्टी मेंबर बॉडी भी हो सकती है। 1989 तक इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब एक इंसान के अंदर हर चीज़ आ जाती थी, ठीक है? वो सारे इलेक्शन को देख-रेख करते थे उसके बारे में। फिर बाद में 1989 में जब भी संविधान में संशोधन किया गया, मतलब चेंज किया गया, 61st अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, 1988 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और जो वोटिंग एज जो है रिड्यूस कर दी गई, जो कि 21 साल थी तो 18 साल कर दी गई। तो बहुत सारे वोटर्स ऐड हो गए, तो काम भी बढ़ गया, इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है 3 मेंबर की बॉडी बना दी गई 1989 से। ओके, क्योंकि 2 मेंबर कमीशंस को और अपॉइंट कर दिया गया, ताकि बॉडी जो है मल्टी मेंबर बन जाए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होते ही थे, अब 2 इलेक्शन कमीशन और ऐड कर दिए गए। तो फिर से इनको सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया था, ठीक है? फिर 1992 में फिर से 1993 में फिर से मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को और अपॉइंट कर दिया गया, क्योंकि काम भी बढ़ गया था ना, फिर से इनको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया, ठीक है? तो मल्टी मेंबर बॉडी बन गई। इनिशियली अगर देखें तो मल्टी मेंबर कमीशन का ही बात की गई थी। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं एंड दूसरे इलेक्शन कमीशन का, ठीक है? 3 मेंबर की बॉडी हो गई, पर तो मतलब किसको ज़्यादा पावर देना है, ये भी अगर किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ और बोल रहे हैं और इलेक्शन कमिशंस कुछ और बोल रहे हैं, 2 इलेक्शन कमीशन, तो किसको ज़्यादा पावर दी जाए, ठीक है? तो मैटर सेटल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ऐसा भी होता है कि मेजॉरिटी का डिसीजन होता है, फिर भी नहीं होता कंसेंसस, तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। तो जनरल कंसेंसस हो गया कि जो मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन जो है, एप्रोप्रिएट उनके पास में पावर है, वो शेयर करते हैं, मतलब तीनों के पास में जो है इक्वल पावर्स हैं, और इनकी जो है ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी भी है। मतलब ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं अगर ये लोग कुछ गलत करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भले ही ये प्रिसाइड करते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमीशन थोड़े पावरफुल जो पोजीशन हो जाती है, फिर इलेक्शन कमीशन होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास में ज़्यादा पावर है, तीनों के पास में इक्वल पावर है, दूसरे इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके पास में भी। तो मेजॉरिटी के बेसिस पे भी डिसीजन लिया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमीशन हैं, उनके पास में इक्वल पावर है, और सारे डिसीजन जो है ये कलेक्टिवली लेते हैं ये लोग, है ना? साथ में।
तो जो अपॉइंट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिशंस को, इन इलेक्शन कमिशंस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं? देखो, लोकसभा जो होती है, लोकसभा में जो है एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जितनी भी उनकी सीट होती है, ठीक है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं पीएम, और ये अपनी इम्पोर्टेंट लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रखते हैं। 15% ऑफ द लोकसभा होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। सारे मिनिस्टर आ जाते हैं इसके अंदर। तो ये लोग एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को कि इस पर्सन को आप इलेक्शन कमिश्नर या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दो, ठीक है? तो ये भी होता है कि जो तो ऐसा शक भी किया जाता है, अभी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही 2023 में भी, 24 में भी, कि जो ना जो रूलिंग पार्टी होती है ना, तो एक जो पार्टीशन पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं वो, जो कि फेवर करेगा इलेक्शन में। मतलब एक ऐसे पर्सन को अब वो अपॉइंट कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना रहे हैं, जो कि वो रूलिंग पार्टी को फेवर करेगा। तो इस डर की वजह से कई सारे सजेस्ट किया गया कि थोड़ा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, तो गवर्नमेंट अपने फेवर में भी तो बात कर सकती है ना? कि ऐसे पर्सन को अपॉइंट करे जो उनके हिसाब से चले, ठीक है? तो प्रोसीजर को चेंज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सजेस्ट किया था कि एक मेंबर कमिटी, मतलब कमिटी बनाते हैं जो कि रिकमेंड करेंगे नेम किसका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि ऐसी कमिटी बनाओ जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहें, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि लोकसभा के अभी प्रेजेंटली जो राहुल गांधी है वो है ना, जो अपोजिशन पार्टी होती है ना उसके हेड, और जो है प्राइम मिनिस्टर रहें। तो ये 3 मेंबर की बॉडी जो है रिकमेंड करे किस पर्सन को जो है चीफ इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन कमीशन के तौर पे अपॉइंट करना है। पर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी इनने, और गवर्नमेंट ने अपना बिल लेकर के आ गए वो, और उन्होंने अपनी सारी पावर रख ली इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने की। तो कई सारे मेथड सजेस्ट किए जाते हैं कि डिफरेंट मेथडों की ये जो है कंसल्टेशन किया जाए लीडर ऑफ अपोजिशन से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, जो कि हमने आपको बताया ना अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, ठीक है? ताकि अपॉइंटमेंट किया जाए चीफ इलेक्शन कमीशन का और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका, ताकि इंडिपेंडेंट पर्सन जो हो उसको अपॉइंट किया जाए, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी देते हैं, मतलब कि इससे पहले इनको जो नहीं हटाया जाएगा। तो 6 इयर्स इनका टेन्योर होता है, 6 साल तक ये ऑफिस में रहेंगे, या फिर 65 एज, अगर किसी पर्सन को 60 साल की उम्र में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, या फिर 62 की एज में, तो ये रहेंगे 65 तक बस, है ना? 65 को ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकते। और या फिर 60 जो 58 की एज में बनाया उनको, ठीक है? तो वो अपना पूरा 6 इयर्स का टेन्योर कंप्लीट करके जाएँगे, ठीक है? 6 साल टर्म होता है, तो ये जो है प्रिस्क्राइब किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है इनका, ठीक है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है रिमूव किया जाता है इनको बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म, जो उनका टाइम पीरियड खत्म होने से पहले अगर उनको रिमूव किया जाता है उनकी पोजीशन से, तो उसका भी एक प्रोसीजर होता है। उसको भी प्रेसिडेंट हटाते हैं जब दोनों हाउस जो होते हैं ना पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, तो वहाँ से पास करवाया जाता है। रिकमेंडेशन ली जाती है स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू। जब 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोट करते हैं ना, दोनों हाउसेस के, फिर उसके बाद में इनको हटाया जाता है। तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, तो कोई हटा नहीं पाता इनको, है ना? चीफ इलेक्शन कमीशन को, ताकि एक इंडिपेंडेंट पर्सन बैठे, गवर्नमेंट के दबाव में वो डिसीजन ना ले। अगर इज़िली रिमूव करना होता, तो फिर क्या होता? फिर ऐसे पर्सन को वो लोग बैठाते जो उनके काम करता उनके फ़ेवर में, और काम नहीं करता तो उसको हटा देते। तो रूलिंग पार्टी जो है रिमूव ना कर पाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो भी रिफ्यूज़ करता है उनके फ़ेवर में, अगर डिसीजन नहीं देता है, इलेक्शन वगैरह उनके फ़ेवर में कंडक्ट नहीं करवाता है, उस पर्सन को, इंडिपेंडेंट पर्सन को रूलिंग पार्टी हटा ना पाए, इसलिए इतना टफ प्रोविज़न रखा है उनको हटाने का। इलेक्शन कमिश्नर को सिंपली रिमूव कर देते हैं प्रेसिडेंट, मतलब इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं, ओके? अभी स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है ये देखो। स्पेशल मेजॉरिटी होती है जो पार्लियामेंट के जब दोनों हाउसेस से पास करवाते हैं ना, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव किया जाता है। तो स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है 2/3 मेंबर मेजॉरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग,
उसके साथ में सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए किसकी, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको कोई रेजोल्यूशन पास करना है, ठीक है, मतलब एक ड्राफ्ट लेकर के आए हो, आप उसको पास करना है, सभी लोग उस पे सहमति लेकर के आए, ठीक है। तो अपनी क्लास में आप लेकर के आ रहे हो, स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करना है। तो आप इमेजिन करो कि आपकी क्लास में है 57 पीपल, ठीक है। 57 पीपल हैं आपकी क्लास में, स्टूडेंट है। और वोटिंग के डे पे जो है 51 बच्चे बस आए हैं, मतलब 57 स्टूडेंट्स हैं, पर उस दिन जो है सिर्फ 51 जो बच्चे हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। उसमें से 50% ने बस पार्टिसिपेट किया जो वोटिंग में, ठीक है, 50 जो स्टूडेंट्स हैं उनने पार्टिसिपेट किया वोटिंग में। अब जब भी रेजोल्यूशन पास्ड होगा तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए सिचुएशन में, है ना। तो इन दिस बुक, तो अगर जो स्पेशल मेजोरिटी से पास कराने को क्या बोलोगे आप, जब भी 57 में से पहले प्रेजेंट एंड वोटिंग जो होंगे, 2/3 लोग जो हैं प्रेजेंट होंगे और वोट करेंगे, ठीक है। तो इसका 2/3 निकाल लेना, तो ये प्रेजेंट एंड वोट होगा। और फिर उसके बाद में सिंपल मेजोरिटी होती है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की। सिंपल मेजोरिटी कैसे हो गई कि जो टोटल मेंबर है जो 57 है उनमें से 24 समथिंग जो है वो वोट करेंगे, तो ये सिंपल मेजोरिटी हो जाएगी। और 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट होके वोट करेंगे, तो 57 के जो 2/3 होंगे ना, 2/3 होंगे, वो प्रेज़ेंट वोट करेंगे ना, तो वो वाले जो हैं फिर ये मतलब कि दोनों कंडीशन इतनी डिफ़िकल्ट है, इतने सारे लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब स्पेशल मेजॉरिटी टर्म जो है आगे भी चैप्टर में यूज़ होगा, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने को क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो उनको हटाने को आज तक ऐसा हुआ तो नहीं है, पर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कहते हैं। उसमें भी स्पेशल मेजॉरिटी का यूज़ होता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी का यूज़ होता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो अभी और भी देखते हैं, हम इलेक्शन कमीशन जो है उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का फंक्शन होता है कि वो सुपरवाइज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर्स लिस्ट, मतलब कि प्रॉपर वोटर लिस्ट होनी चाहिए, है ना। हर साल जो है कई सारे जो वोटर्स ऐड होते जाते हैं जिनकी 18 इयर्स एज होती जाती है, वो प्रॉपर वोटर लिस्ट बनाए, फ्री ऑफ एरर, एरर नहीं होना चाहिए, है ना, नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ नेम, ऐसा कुछ भी ना हो। रजिस्टर्ड वोटर का जो भी रजिस्टर्ड है उसके सबके नेम होना चाहिए उसमें। नॉन एलिजिबल जो एलिजिबल नहीं है उनके नेम हटाना पड़ते हैं। कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो नाम हटाए जाते हैं वोटर लिस्ट से, ओके। तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगता है, जो डेथ सर्टिफिकेट, तो उनके नेम हटाए जाते हैं और जो नए वोटर्स होते हैं उनके नेम ऐड किए जाते हैं। फिर उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं कि इलेक्शन की टाइमिंग क्या होगी, ठीक है? और इलेक्शन शेड्यूल, किस-किस दिन किस स्टेट में इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा, किस एरिया में इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा, ओके, और कितने टाइमिंग होनी चाहिए इलेक्शन की, ओके, जैसे कि सुबह 7-8 बजे जितने बजे से चालू होता है, शाम के 6 बजे तक, तो इस तरीके की टाइमिंग्स होती हैं। तो इलेक्शन कमीशन पूरा शेड्यूल बताते हैं, नोटिफ़िकेशन देते हैं इलेक्शन की पूरी, जैसे कि आपके एग्ज़ाम को बताते हैं कि इस दिन एग्ज़ाम होगा, तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन ये सारा काम करते हैं। डेट बताते हैं कि कब से नॉमिनेशन फाइल हो जाएँगे, मतलब जो भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है ना, उस इंसान को नॉमिनेशन जो फॉर्म भरना पड़ता है, कब से फॉर्म होगा और उसकी लास्ट डेट भी। और जैसे कि किसी को एम्प्लॉयमेंट होता है ना, जॉब के लिए फॉर्म निकलते हैं, तो उसकी भी अलग-अलग जो है डेट आती है कि इतने से इतने तक आप जो है फॉर्म भर सकते हो। जब ये वाला जो है इस डेट पर जो है एग्ज़ाम होगा, है ना? तो वैसे ही इलेक्शन का भी होता है। नॉमिनेशन के फॉर्म निकलते हैं, नॉमिनेशन कब तक फिल कर सकते हो, उसके बाद में नहीं फिल किया जाता। स्क्रूटनी मतलब पूरा चेकअप किया जाता है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है उस पर्सन ने जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, ठीक है? और विथड्रॉवल भी कर सकते हैं अपने फॉर्म को, मतलब कोई पर्सन इलेक्शन के लिए खड़ा तो हुआ, बाद में उसने अपना फॉर्म वापस ले लिया, ठीक है? तो वो ऐसा भी कर सकता है। डेट ऑफ द पोलिंग मतलब जिस दिन इलेक्शन होने हैं, ठीक है? वोट डाले जाते हैं। काउंटिंग की डेट किस दिन इलेक्शन जो है वो जो काउंटिंग वगैरह की जाएगी, सारे वोट्स की, एंड डिक्लेयर किया जाएगा रिजल्ट। पहले से सारा का सारा शेड्यूल फिक्स किया जाता है, तो ये सारा काम जो होता है इलेक्शन कमीशन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उनके पास में पावर होती है, बहुत सारी पावर होती है कि वो सारे तरीके के डिसीजन ले सके, ठीक है, जो भी उनको जरूरत हो, ताकि फ्री एंड फेयर जो है ढंग से इलेक्शन कंडक्ट करवा सकें। और वो पोस्टपोन भी कर सकते हैं इलेक्शन और कैंसिल भी कर सकते हैं पूरे देश में भी, और एक स्पेसिफिक स्टेट में भी और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी। अगर को ना वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है खराब है, ठीक है, कोई जैसे कि नेचुरल इवेंट हो जाते हैं, साइक्लोन वगैरह आ जाता है ना,
बाढ़ आ गई, फ्लड हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवा सकते। तो इलेक्शन कमीशन इसको वापस भी ले लेते हैं। कई बार क्या होता है, इलेक्शन तो कंडक्ट करवा लेते हैं, पर वहाँ पर जो है लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अभी वेस्ट बंगाल में देखने को मिला था ऐसा, तो वहाँ पे दोबारा इलेक्शन के लिए चीज़ें बनाई गई, सारा सेटअप किया गया, क्योंकि वहाँ पर जो है पोलिंग बूथ पे ही तमाशे हो रहे थे। है ना? तो हो जाता है कभी-कभी, तो सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। ये सारा काम जो है इलेक्शन कमीशन का होता है। ठीक है, जब ये इलेक्शन पॉसिबल नहीं होते हैं कंडक्ट करवाना, तो वहाँ पर कैंसल भी करवा देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो इम्प्लीमेंट करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पार्टीज़ एंड कैंडिडेट के लिए। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है गाइडलाइंस होती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको फॉलो करने होते हैं, और जो भी सारे कैंडिडेट हैं इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट हैं, वो सारे के सारे इन रूल्स को फ़ॉलो करते हैं। और जो रूल्स को फ़ॉलो नहीं करता है, वैसे तो कुछ कर नहीं पाते इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये जो है लीगल स्टेटस नहीं है, पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, जो भी ये रूल्स वगैरह फ़ॉलो नहीं करता है। ये ऑर्डर भी कर सकते हैं रीपोल, मतलब फिर से अगर इलेक्शन कंडक्ट करवाना है उस जगह पर जहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, तो वो ये ऐसा भी कर सकते हैं। ये ऑर्डर करते हैं रीकाउंट ऑफ वोट्स। अगर कोई क्लेम करता है कि नहीं ढंग से वोट वगैरह काउंट नहीं किए गए हैं, किसी को ट्रस्ट नहीं होता है किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, है ना? तो इलेक्शन कमीशन को लगता है कुछ गड़बड़ है, तो वो दोबारा से सारे के सारे वोट काउंट करवाते हैं। अगर उनको लगता है कि काउंटिंग प्रोसेस में जो कुछ गड़बड़ है, फ्री एंड फेयर नहीं है, वो जस्ट नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन जो है रिकॉग्नाइजेशन कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, और उनको सिंबल देते हैं। जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है नेशनल पार्टी है, तो नेशनल पार्टी बनने के लिए भी ना कई सारी कंडीशंस होती हैं कि उनको वोट्स इतने मिलने चाहिए, ठीक है, उनके पास में इतनी सीट हो, पहले के जो जनरल इलेक्शन है उनकी जो कुछ रिप्रेजेंटेशन हो, वैसे ये स्टेट पार्टी बनने के लिए भी, ठीक है, तो ये सारा काम जो है ये रिकॉग्नाइज़ किया जाता है इनको, इनका जो है रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है? और इनको सिंबल भी दिए जाते हैं इनके। जैसे कि झाड़ू, साइकिल आपने देखा होगा, पंजा हो गया, कमल हो गया, इतने सारे सिंबल होते हैं ना, तो इलेक्शन सिंबल भी है, जो काम कौन करता है, ये इलेक्शन कमीशन ही काम करते हैं इसका भी, सबको देते हैं ये सिंबल, ठीक है? तो इलेक्शन कमीशन जो है, उनके पास में लिमिटेड स्टाफ होता है ना? बहुत ही कम लोग होते हैं, पर जब इलेक्शन कंडक्ट करवाना होता है ना, तो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की हेल्प लेते हैं और सारे लोग इलेक्शन कमीशन के अंदर ही काम करते हैं। जैसे कि टीचर्स होते हैं ना, गवर्नमेंट टीचर्स, उन सबकी ड्यूटी लगती है, ठीक है? वोटिंग जो पोलिंग बूथ पे जहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। पर जब इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट शुरू हो जाता है, सॉरी, तो इलेक्शन प्रोसेस जब शुरू हो जाता है, तो कमीशन जो है उनका पूरा कंट्रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो पूरा का पूरा कंट्रोल होता है किसका? जो इलेक्शन कमीशन का, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस पे जब तक इलेक्शन का काम हो रहा होता है, ठीक है? ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस, जब इलेक्शन प्रोसेस चल रहा होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं स्टेट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सबकी जो है इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, ठीक है? इलेक्शन कमीशन जो है उनका पूरा कंट्रोल रहता है इन लोगों के ऊपर, ठीक है? जितने भी लोग इलेक्शन में ड्यूटी लगी ना, सबके ऊपर कंट्रोल रहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। बहुत ही स्ट्रिक्ट सिस्टम होता है। फिर ना इलेक्शन कमीशन जो है ट्रांसफर भी कर सकते हैं ऑफिसर्स को, और स्टॉप भी कर सकते हैं उनका ट्रांसफर। इन सबकी आईडी पब्लिश होती है ना? अ, इनकी आईडी मिलती है इनको, जो इलेक्शन कमीशन के साथ में काम कर रहे होते हैं ना इलेक्शन के लिए। तो इलेक्शन कमीशन जो है एक्शन ले सकते हैं अगर कोई पर्सन जो है फेल हो जाता है, ढंग से काम नहीं करवाता है, नॉन पार्टीशन मैनर में, तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिए जाते हैं अगर कोई ढंग से इलेक्शन प्रोसेस में अगर कुछ गड़बड़ करता है ना, तो ओवर द इयर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी देखने को मिली है हमारे देश में, है ना? और ज्यादा अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाने लगे हैं। तो इन्होंने इम्पार्शियल मैनर में, मतलब कि बिना किसी जो है किसी से इन्फ्लुएंस हुए अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट करवाए हैं, अनबाइज्ड मैनर में, किसी की तरफदारी किए बिना, ठीक है? तो इन्होंने ढंग से अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट करवाए हैं, इसलिए लोगों का जो है डेमोक्रेसी पे भरोसा बना हुआ है, ठीक है? इलेक्टोरल प्रोसेस को ढंग से लेकर के चले हैं। तो रिकॉर्ड जो रहा है इलेक्शन कमीशन का, इससे शो होता है कि जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए फंक्शनिंग, तो इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाया जाए, ठीक है? मतलब कि कुछ लॉ में चेंज किया जाए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। अगर उस बॉडी में अच्छे लोग बिठा दो ना, तो वो ढंग से काम करते हैं, ठीक है? तो ये एग्री किया जाता है, मानते हैं लोग कि इलेक्शन कमीशन जो है इंडिपेंडेंट हुए हैं, ठीक है? और ज़्यादा वो ढंग से काम कर रहे हैं अपना, ठीक है? 25 सालों में अब देखा गया है कि और भी अच्छे से काम कर रहे हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गए वहाँ के, चीफ जस्टिस
हो गए, तो वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अगर हर कोई अपना काम अच्छे से करने लगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, है ना? अगर कोई भी करप्शन ना करे, इम्पार्शियल मैनर में काम करे, है ना? तो वैल्यूज़ ही गड़बड़ हो जाती हैं। फैमिली से ही लोग जो है करप्शन वगैरह का नाम देने लगते हैं कि फैमिली के लिए कर रहे हैं ये वो। तो अगर एक इंसान भी ढंग से काम करे ना तो चेन सुधरने लगती है आगे की भी। ठीक है? तो यहाँ पर वो अच्छे से काम कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट बिकॉज़ पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन हैव इंक्रीज़्ड। तो इसकी वजह से नहीं, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा खासा प्रोटेक्शन दिया गया है कि उनका टेन्योर सेव है ना? उनका टाइम पीरियड या फिर उनको जो है सैलरी वगैरह सब फिक्स्ड है। इस वजह से नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है अपनी पावर को वो ढंग से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन को बहुत सारी पावर दी गई है, ठीक है? दी है। पर ये अगर अच्छे से काम करें ना, तो इनके पास में बहुत सारी पावर है। तो ये अपनी पावर को जो है अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। सिंस 1951 और 52 में जो है पहली बार जब हमारे यहाँ इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे ना, हमारे भारत में, तो 17th लोकसभा इलेक्शन अभी चल रही है। नहीं, अभी तो 18th हुई थी ना? हाँ। 18th या फिर 19th है, आप चेक करके बताना अभी कौन-सी लोकसभा शुरू हुई है, ठीक है सेशन। तो कई सारे स्टेट जो थे असेंबली इलेक्शन जो थे, बाय इलेक्शन भी होते हैं। बाय इलेक्शन कहाँ पर होता है? जभी ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको मतलब कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई नेताजी हैं तो वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है? अब इन नेता की हो गई डेथ या फिर इनको कर दिया डिस्क्वालीफाई क्योंकि इनके ऊपर लग गए क्रिमिनल चार्जेस, इनको मिल गई सज़ा 2 साल या से उससे ज़्यादा की, तो ये हट गए, तो वहाँ की वेकेंट हो गई सीट, ठीक है? वहाँ पर खाली हो गई पोज़ीशन, तो वहाँ पर बाय इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, ताकि उस सीट को फिल कर दिया जाए, ताकि लोगों की रिप्रेजेंटेशन रहे, है ना? तो कंडक्ट करवाते हैं इलेक्शन कमीशन। ठीक है? तो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है फेस करते हैं कई सारे डिफिकल्ट सिचुएशन जैसे कि मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज़ लाइक असम। तो यहाँ पर जब इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपने देखा होगा अभी मणिपुर में कितना ज़्यादा दंगे भड़क गए हैं ना, 2 कम्युनिटी आपस में भिड़ गई। वैसे ही असम में भी कुछ लोग हैं जो देश में ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो अपने ही लोग हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। कुछ तो बाहर से भी इन्फ्लुएंस आता है ना? जैसे कि चाइना ही भड़का रहा होगा, वो पाकिस्तान ही भड़का रहा हो लोगों को, ठीक है? तो ऐसा भी होता है कि वो लोग जो है किसी जैसे नागालैंड को अलग करने की बात करते हैं, ठीक है? तो ऐसे लोग होते हैं, तो असम में भी ऐसे मिलिटेंसी वाले लोग थे, है ना? जम्मू एंड कश्मीर में भी टेररिस्ट अटैक करवा रहे हैं, कहीं पंजाब में, है ना? तो कई सारी सिचुएशन होती है, उन सारी सिचुएशन को डील करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है ना? अपने देश में इंटरनल चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। आप सोचो बॉर्डर को सिक्योर कर रही है आर्मी, है ना? अभी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज़ होती हैं, जो सीएपीएफ वाले तो असिस्टेंट कमांडेंट्स वगैरह, तो वो सारी इंटरनल जो चैलेंजेस हैं उनको भी देखते हैं, ठीक है? और फिर पुलिस हो गई तो वो लॉ एंड ऑर्डर देख रही है, तो कई सारी सिचुएशन होती है, इंटरनल चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। तो डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है तो पोस्टपोन भी करना पड़ता है इलेक्शन प्रोसेस, है ना? बीच में ही जैसे कि 1991 में एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो है उनकी मृत्यु कर उनको ना उनको मार दिया गया था। असैसिनेशन कहते हैं अगर किसी लीडर की जब डेथ हो जाती है ना इस तरीके से कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी होती है तो राजीव गांधी जो है वो इलेक्शन कैंपेन वगैरह कर रहे थे, तो उनकी जो है उनका असैसिनेशन कर दिया गया था। 2002 में इलेक्शन कमीशन जो है उनको बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन फेस करनी पड़ी क्योंकि गुजरात असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर दी गई थी। मतलब कि असेंबली खत्म हो गई थी, अब दोबारा से इलेक्शन होने थे, ठीक है? तो पर वहाँ पर 2002 में गुजरात में दंगे हो गए थे, है ना? इलेक्शन कमीशन जो है उन कभी-कभी ना देखना पड़ता है उनको कि बहुत ज़्यादा वॉयलेंस हो रहा है अगर स्टेट में, है ना? तो इम्पॉसिबल हो जाता है इलेक्शन कंडक्ट करवाना फ्री एंड फेयर, है ना? बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ गई जैसे 2002 के दंगे हो गए थे गुजरात में, है ना? तो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन हो जाती है, बिगड़ जाती है, तब इलेक्शन कमीशन को भी डिसीजन लेना पड़ता है कि पोस्टपोन करें इलेक्शन की कंडक्ट करवाएँ, है ना? तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करते हैं कि पोस्टपोन करना है उनको इलेक्शंस, है ना? तो फ्यू मंथ्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करते हैं दिस डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिसीजन को माना था उनके, जब उन्होंने इलेक्शन को जो पोस्टपोन कर दिया था कुछ महीनों के लिए, जब ऐसी सिचुएशन बन गई थी, है ना? तो अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म तो इलेक्शन सिस्टम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। अभी जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं हम और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में या फिर इलेक्शन की जो प्रोसेस होती है उन सारी चीज़ों में, तो उसके लिए जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म सजेस्ट किए जाते हैं। मतलब कुछ चेंजेस लेकर के आएँ ताकि और अच्छे से प्रोसेस हो।
और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएँ। कोई भी सिस्टम जो है इलेक्शन का परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, इंसान भी परफेक्ट नहीं हो सकता है ना, कुछ ना कुछ फ्लॉज़ देखने को मिलते ही हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही हैं। तो अपने आप को इम्प्रूव करते रहना ये मेन चीज़ होती है। तो वैसे ही इलेक्शन प्रोसेस को भी इम्प्रूव करना जो है जो ज़रूरी है, ठीक है? तो एक्चुअल में देखें तो इलेक्शन प्रोसेस जो है कई सारे फ्लॉज़ हैं उसमें, ठीक है? कई सारी लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, तो और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो, तो उनको देखते रहना चाहिए ऐसे मैकेनिज़्म, ताकि इलेक्शंस को और इम्प्रूव किया जाए और अच्छे से फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट किया जाए, ठीक है? तो एक्सेप्टेंस ऑफ द एडल्ट सफरेज, फ्रीडम टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, जैसे कि हमारे यहाँ सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। सभी लोग जो है इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं वो, है ना? और इस्टेब्लिश किया गया इलेक्शन कमीशन, एक इंडिपेंडेंट पावरफुल बॉडी इस्टेब्लिश की गई है ना, शुरू की गई इनका जो है। तो इंडिया ने अच्छे से ट्राई किया है ताकि इलेक्शन प्रोसेस हमारे यहाँ का फ्री हो सके। तो एक्सपीरियंस देखने को मिला है पास्ट 72 ईयर्स में, 75 से ज़्यादा हो गए हैं वैसे तो। तो कई सारे सजेशन भी आए हैं कि रिफॉर्म की ज़रूरत है, और भी रिफॉर्म हम कर सकते हैं इलेक्शन सिस्टम जो हमारे देश में है उसका। तो इलेक्शन कमीशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ और वेरियस जो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं और कई सारे स्कॉलर्स हैं, ठीक है? तो वो प्रपोज़ करते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म, जो पढ़े-लिखे लोग होते हैं ना, इम्पोर्टेंट पोज़ीशन पे होते हैं, तो वो रिफॉर्म के लिए सजेस्ट करते हैं। कुछ सजेशन यहाँ पर दिए गए हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो अगर आपसे पूछते हैं ना तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में, तो आप ये बता सकते हो किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है इलेक्शन का, वो एफपीटीपी है, तो इसको लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पर जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, जैसे कि 30% वोट लाने वाला इंसान भी जीत जाता है, अगर बाकी सारे लोगों के वोट इससे कम है तो, है ना? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए लोग बोलते हैं कि ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दो ताकि पार्टीज को सीट मिले, एंड जो प्रपोर्शन टू वोट, जितने वोट मिले उस हिसाब से सीट मिले पॉलिटिकल पार्टीज को। एफपीटीपी सिस्टम में क्या देखा जाता है कि यहाँ पर वोट जो है कम मिलते हैं, फिर भी जो है सीट अच्छी खासी मिल जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। और भी जैसे कि प्रोविजन लाना चाहिए कि 1/3 जो सीट्स है विमेन्स के लिए पार्लियामेंट एंड असेंबली में रिजर्व कर देनी चाहिए। ये वाला तो इम्प्लीमेंट हो गया, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2023 में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसका नाम है, ठीक है? तो 2023 में, तो इसमें रिजर्वेशन जो ऐड कर दिया गया है संविधान में विमेन्स के लिए, 1/3 है ना, जो कि 2029 की जो जनरल इलेक्शन होंगी ना, अभी 24 के तो हो गए, अब 25, जब अब 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगी ना, तो उसमें जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी यहाँ मनी का भी इशू आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इतना सारा डोनेशन मिलता है, जो रूलिंग पार्टी होती है उनको तो बहुत ही डोनेशन मिलता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपने सुना होगा, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड करके खत्म करवा दिया, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं था। किसी भी सिटीजन को पता ही नहीं था कि कौन किसको मतलब कितना चंदा मिल रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टी को कौन दे रहा है। तो क्या करते हैं, जैसे कि बिजनेस वाले हो गए, अच्छे खासे बिजनेसमैन है, तो वो लोग ना रूलिंग पार्टी जो है, जो प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी है पावर में, तो उसको अच्छा खासा पैसा दे देते। तो वो लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है गवर्नमेंट, तो उनके फेवर में डिसीजन बनाएंगी। तो इससे नुकसान किसका होगा, जनता का नुकसान होगा, है ना? इसलिए जरूरी है कि रोल ऑफ जो मनी है ना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, उसको कंट्रोल किया जाए। जैसे कि ऐसा ही बोला जाता है कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। ऐसा भी बोला जाता है कि इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करें जो पैसा वगैरह है सबको, पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि कोई छोटी पॉलिटिकल पार्टी है तो वो भी राइज कर सके, उसको भी पैसा मिले। वरना कि ना सारी की सारी जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो पावरफुल होती हैं, वो सारा पैसा उनको डोनेशन मिलता है। ठीक है, तो इलेक्शन एक्सपेंसेस जो खर्चा होता है इलेक्शन का, तो वो गवर्नमेंट पे करे स्पेशल फंड के थ्रू। ऐसा ही बोला जाता है कि कैंडिडेट जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उनको इलेक्शन में ना खड़े होने दिया जाए, वो इलेक्शन ना लड़ पाए, है ना? जैसे कि अभी देखो, अभी जो खालिस्तान के लीडर हैं, तो वो जेल में बैठे-बैठे इलेक्शन में जीत गए, एमपी का इलेक्शन जीत गए वो, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए वो। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज़ हों, ये सारे चार्जेज़ हों, तो उसको तो इलेक्शन में, जैसे कई सारे नेता हैं, उनके ऊपर जो है रेप के आरोप हैं, या फिर कई सारे जो हैं करप्शन का केसेस चल रहे हैं, पर प्रूव नहीं हुआ है।
अगर प्रूफ हो जाता है तो उनको बैन कर दिया जाएगा। अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिलती है तो उस इंसान को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता, उसको 8 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। पर ऐसा कहा जाता है कि जिसके ऊपर केस है उसको भी क्यों लड़ने दे रहे हो आप इलेक्शन, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर पेंडिंग है, इतने सारे केसेज़ हैं। या फिर ऐसा करो कि जो जिनके ऊपर केसेज़ हैं उनके पहले कैसे केसेज़ निपटा दो, है ना? ताकि वो क्रिमिनल क्रिमिनल पर्सन तो ना बैठे अपने जो लॉ मेकिंग मतलब लॉ मेकर सॉरी कानून तोड़ने वाले ही कानून बनाने वाले बन गए हैं। ये भी रिफॉर्म में सजेस्ट किया जाता है कि पूरी तरीके से बैन कर दो आप जो कास्ट के नाम पे लोग वोट माँगते हैं, रिलीजन के नाम पे जो वोट माँगते हैं ना कैंपेन में, तो ये तो बिल्कुल भी खत्म होना चाहिए। आप कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट माँग रहे हो, हमारे देश की यूनिटी को खतरा है, ठीक है? इन सारी चीज़ों से, तो ऐसी हरकतें भी करते हैं ये नेता, है ना? तो इसको भी बैन कर देना चाहिए। एक कानून होना चाहिए ताकि रेगुलेट कर सके जो फंक्शनिंग है पॉलिटिकल पार्टीज की, ताकि ये ढंग से काम करे ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक मैनर में। मतलब एक कानून लाओ जो कि पॉलिटिकल पार्टी ढंग से काम करे, है ना? यहाँ पर डेमोक्रेसी हो। आप देखोगे मतलब पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी की बात कर रही है, ये देश में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, पर इनके अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं होती है। आप कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज देख सकते हो, जैसे कि ना वहां पर जो है नेपोटिज्म चलता है, परिवारवाद चलता है, ठीक है? मतलब एक ही फैमिली के सारे पॉलिटिक्स में आए जा रहे हैं, जो नीचे के लेवल से कार्यकर्ता होता है, तो वो तो ऊपर उठ के आ ही नहीं सकता, है ना? तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में आप काम कर रहे हो और आपकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है ना? तो ये भी रिफॉर्म सजेस्ट किया जाता है। तो ना दीज़ आर द बट मतलब ये जो है कुछ सजेशन दिए गए हैं, पर और भी इन पे भी कंसेंसस नहीं बन पाता है, मतलब सभी लोग एग्री नहीं करते हैं इन चीज़ों पर भी, डिबेट एंड डिस्कशन बहुत होता है, ठीक है? इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि कोई भी एक बड़ा चेंजेस हो जाता है ना, अगर मतलब कुछ भी चेंज लाओ तो बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आता है ना? तो प्रॉपर चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। और आप बताओ कानून जो है बनाने वाले भी तो यही नेता है ना, ये लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो ऐसी ये तो हाँ, रिपोर्टर है, ठीक है? तो ये नेता जो बैठे हुए हैं, ये अब ऐसी चीज़ें क्यों लाएँगे जो इनकी पावर को ख़त्म करे, इनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाए, है ना? तो पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर दिया गया कि अगर कंसेंसस बन भी जाता है, लोग ही सभी लोग एग्री हो भी जाते हैं रिफॉर्म के लिए, पर लिमिट होती है कि कौन-सा आप कानून लेकर के आएँगे, कौन-सा फॉर्मल प्रोविज़न लेकर के आएँगे जिससे रिफ़ॉर्म ला सकें। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना तभी हो सकता है जब भी ना कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व होए इलेक्शन में प्रोसेस में, और उसको जो है प्रॉपर उसके तरीके से चले, है ना? और स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक कंपटीशन को बना करके रखें। पर ये सब मानता कौन है ना? किताबों में सब कुछ अच्छा दिया रहता है, पर अगर रियल लाइफ में देखो तो ये नेता कितने करप्ट होते हैं, है ना? आप न्यूज़पेपर में देख सकते हो, इतनी सारी न्यूज़ आती हैं, है ना? इनके बारे में ही। अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में ये लोग टिकने ही नहीं देते। और तो लीगल रिफॉर्म्स तो सजेस्ट किए गए हैं, और भी रिफॉर्म जो है दूसरे 2 अदर वेज़ बताए गए हैं कि इलेक्शन को जो एक्सपेक्टेशन एंड डेमोक्रेटिक एस्पायरेशंस जो है पीपल की, उसके बारे में। ठीक है? मतलब लोग क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके देश में डेमोक्रेसी हो, तो डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए ना। जो जनता है उनको भी अवेयर होना चाहिए, अपनी जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे ध्यान देना चाहिए, उनको वोट देना चाहिए जाकर के, है ना? लोग वोट देते नहीं हैं और कोसते रहते हैं नेता को। अभी देखो वोटिंग जो रेट कितना रहा, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया वोटिंग में, है ना? आप देख सकते हो अभी डेटा सर्च करके, ठीक है? गूगल में इस बार भी बहुत कम रहा पार्टिसिपेशन लोगों का, ठीक है? 2024 के जनरल इलेक्शन में भी। तो लोग इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते इन सब चीज़ों में। जो पर्सन जो है लायक नहीं लग रहा है, आपको कोई नेता पसंद नहीं है वोट देने का, तो आपके पास में अधिकार है, आप नोटा बटन का यूज़ करो, ठीक है? नन ऑफ द बटन अपना वोट का अधिकार तो यूज़ करो, है ना? नोटा दिया गया है आपको नन ऑफ द अबव जो है, मतलब कि आपको कोई भी जो पर्सन पसंद नहीं आया, आप उसको वोट देना नहीं चाहते हो, ठीक है? मतलब वो आपका वोट डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि वो इंसान अगर करप्ट है, क्रिमिनल केसेज़ हैं, या फिर किसी आपको पॉलिटिकल पार्टी नहीं पसंद, तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं, तो पर आप अपने वोटर का सॉरी नोटा का यूज़ तो करो। अगर नोटा का यूज़ करोगे तो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी शर्म आएगी कि देखो अगर नोटा को ज़्यादा वोट मिल गए तो, है ना? कि उनके कैंडिडेट से ज़्यादा तो नोटा जीत गया। मतलब किसी को पसंद ही नहीं आया ये कैंडिडेट उनको, है ना? तो इसका यूज़ करना चाहिए, सिटीज़न को एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। बट यहाँ पर भी लिमिट्स आ जाती हैं।
तो ऑर्डिनरी पीपल कितना एंगेज हो पाएंगे, पर सभी लोगों को टाइम तो देना चाहिए, है ना? जैसे कि तो इसलिए जरूरी है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है और जो वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से डेवलप किए जाएं और एक्टिव हो, फंक्शनिंग एज अ वॉचडॉग फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, है ना? तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन बताती है। एडीआर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीयूसीएल ही केस लेकर के गई थी जिसकी वजह से नोटा बटन आया, ठीक है? तो नोटा का आप यूज कर सकते हो अगर आपको किसी पर्सन को वोट नहीं देना है तो, ठीक है? तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व रहती हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब कंक्लूजन देखते हैं। तो कई सारी कंट्रीज जो हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है ना? कई सारे देश में इलेक्शंस होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होता है इलेक्शन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेमोक्रेसी में। आज के टाइम पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही देखी जाती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं देखने मिलती क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है ना? तो सक्सेस देखने को मिली इंडिया के इलेक्शन सिस्टम में, है ना? तो कई सारे फैक्टर है उसके, जैसे कि हमारा इलेक्शन सिस्टम है ना हमारे देश का, तो वो अलाउ करता है वोटर्स को नॉट ओनली टू फ्रीली चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव को आप चूज कर सकते हो, और नहीं चूज करना है तो अपने वोट का यूज तो करो, नोटा बटन दिया है उसको दबाओ, ठीक है? तो अब हो गया, कई बार नोटा नोटा बोल दिया ना, बोर हो गए होंगे। तो यहाँ पर जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को, है ना? पीसफुली, बोथ स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी। हमारे यहाँ जो वोटर्स हैं, सेकंड क्या होगा कि वोटर्स जो है कंसिस्टेंटली जो इंटरेस्ट ले रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस में, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड पार्टीज जो है इलेक्शन में जो खड़ी हो रही हैं वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है? मतलब पॉलिटिकल पार्टीज भी आ रही हैं, ऐसा तो नहीं है जैसे चाइना में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और वही जो है अपने आप से इलेक्शन कंडक्ट करवा के अपने आप को जिता देते हैं, ठीक है? मतलब कि उनके यहाँ अलग ही प्रोसेस चलता है ना? तो हमारे यहाँ तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपस में कितना लड़ते भी हैं ये लोग, है ना? थर्ड सिस्टम है कि जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन जो है प्रूव कर रहा है कि वो अकोमोडेटिव है, इंक्लूसिव है, मतलब सभी लोगों को इंक्लूड करके चल रहा है हर सेक्शन में ऑफ द सोसाइटी को, ऐसा नहीं है किसी को पीछे छोड़ दिया, ठीक है? तो सोशल कंपोजिशन जो है रिप्रेजेंटेटिव्स का चेंज हो रहा है ग्रेजुअली, है ना? हर एक सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो हमारे यहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो है डिफरेंट सोशल सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, है ना? उनका नंबर जो है जैसे कि विमेन्स लेजिस्लेटर है, उनका नंबर बस इंक्रीज नहीं हुआ है, विमेन्स का नंबर तो कम ही है ना? इसलिए अभी रिजर्वेशन भी लाए। ऐसा भी कह रहे थे कि आप रिजर्वेशन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट में क्यों कर रहे हो? आप जो है रिजर्वेशन जो है ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज को खुद ही अपनी जो सीट्स रिजर्व कर देना चाहिए, कोटा देना चाहिए विमेन को। अगर पॉलिटिकल पार्टीज इक्वल जो है विमेन्स को इक्वल अधिकार देंगी ना सारी पॉलिटिकल पार्टीज, तो अपने आप विमेन्स की रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी। स्वीडन में ऐसे ही है, ठीक है? और दूसरी कंट्रीज में भी। तो ये भी कहा जाता है, ठीक है? फोर्थ यहाँ पर है कि इलेक्शन आउटकम्स जो है कई सारे जो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्रीज में रिफ्लेक्ट नहीं करता है इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस एंड द रिगिंग, मतलब कि धांधलेबाजी वगैरह, है ना? कुछ का कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रही है इलेक्शन में, तो ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं और इलेक्शन का रिजल्ट भी अच्छे से जो बताया जाता है लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट भी करती हैं और स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ पावर भी होता है। कई सारे अटेम्प्ट देखने को मिले रिगिंग के, है ना? पर वो हो नहीं पाते हैं, ठीक है? मतलब देखने को मिले हैं पहले भी, और आपने पढ़ा भी होगा वॉयलेंस के बारे में जो, है ना? तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं, ठीक है? हेरा-फेरी हो रही है चीज़ों में, ठीक है? तो वोटर्स जो है उनका नाम हट रहा है वोटर लिस्ट से, उनको धमकाया जा रहा है, तो कई सारी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, तो ये सारा काम जो इलेक्शन कमीशन का होता है। इलेक्शन कमीशन ने तो अपना ऐप भी लॉन्च किया हुआ है, ठीक है? पोर्टल भी बनाया हुआ था, अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो रही है तो लोग फोटो खींच के वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसमें डाल सकते हैं, ठीक है? तो ये ऐसे इंस्टेंस होते हैं पर थोड़े कम हैं, ठीक है? कुछ भी चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती ना, तो आउटकम ऑफ द इलेक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट इतना नहीं करती हैं इन सारी चीज़ें, है ना? तो कंट्रोल किया जाता है। फाइनली मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे यहाँ इलेक्शन है ना, वो डेमोक्रेटिक लाइफ का पार्ट है एकदम, ठीक है? कोई भी जो है इमेजिन नहीं कर सकता ऐसी सिचुएशन जहाँ पर गवर्नमेंट जो है
डिसरिस्पेक्ट करे वर्डिक्ट ऑफ द इलेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन का रिजल्ट आता है ना, हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज उसको स्वीकार करती है और पावर जो है स्मूथ ट्रांजेक्शन होता है पावर का, वो अपने आप उस पोजीशन से हट जाती है, ठीक है। नहीं तो अफ्रीका में तो अगर इलेक्शन हुए और कोई पॉलिटिकल पार्टी हारी तो वो तो पावर छोड़ती ही नहीं है ना, वो पावर को पकड़ के बैठे रहते हैं, मतलब जो कुर्सी को, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ। कोई भी इमेजिन ऐसा कर ही नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते ऐसा कि गवर्नमेंट जो है फॉर्म हो गई है बिना इलेक्शन के। बिना इलेक्शन के गवर्नमेंट नहीं आती हमारे देश में, है ना। इनफैक्ट जो रेगुलरिटी देखने को मिलती है और पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ, उसकी वजह से आप देखो तो इज्जत भी बढ़ रही है ना। और ग्रेट डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस देखने को मिला है। इवन जो है हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो दूसरे देशों को सिखाते हैं किस तरीके से आप इंडिपेंडेंटली फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हो। इनकी भी ना मीटिंग वगैरह होती है, जो दूसरे इलेक्शन कमीशन वाले होते हैं ना, तो वो लोग के साथ में इनकी मीटिंग होती है। और अफ्रीका के लोगों को भी, जो अफ्रीका के इलेक्शन कमीशन है ना, उनको भी सिखाते हैं हमारे यहाँ की, ठीक है, किस तरीके से आप अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हो। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं, तो इससे बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त बढ़ी है हमारे इलेक्शन सिस्टम की, हमारे देश की, हमारी कंट्री में और दूसरी कंट्रीज़ में भी। वोटर जो हैं भारत में, उनको कॉन्फिडेंस भी मिलता है। अच्छा लगता है ना जब अपने देश की तारीफ़ होती है कहीं बाहर तो, है ना? तो लेजिटिमेसी भी मिली है जो हमारे इलेक्शन कमीशन की है उनकी, मतलब कि इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ पावरफुल है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है? तो इसकी जो है लोग इसको मान रहे हैं, इसको जायज़ मान रहे हैं, है ना? तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं, उन्होंने कितना अच्छा काम किया, ठीक है? उनका डिसीजन कितना अच्छा था, है ना? अगर हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी कहते थे कि जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस अगर फ्लॉलेस होगा, ठीक है? जितना ज़्यादा अच्छा होगा, फ्री एंड फेयर होगा, तो हम जो वोटर हैं ना, सिटीज़न हैं, वोटर्स एंड सिटीजन वो जो है बहुत इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो अपनी डेमोक्रेसी में, और उसको और ज़्यादा मीनिंगफुल बना पाएंगे। जब सिटीजन का रोल होगा ना, तो और अच्छे से हमारा देश आगे चल पाएगा, है ना। वहाँ पर डेमोक्रेसी है तो यहाँ पर डेमोक्रेसी है तो अच्छे से चीज़ें चल पाएंगी। तो इलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगता है लेक्चर? आप लाइक करके बता सकते हो, अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तो आप बताना आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।